मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड थ्योरी करेंगे मॉनसून उत्पत्ति की या ओरिजिन ऑफ मॉनसून के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ अल नीनो। अल नीनो थ्योरी जो है एक कॉन्सेप्ट आपका 62 में ये फर्स्ट टाइम दिखाई दिया था, पर 70s के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें जो जलधाराएँ बहती हैं, जलधाराएँ कहाँ बहती हैं? समुद्रों में बहती हैं। और एक्चुअल में जलधारा बहती नहीं है, पर उसका वाटर लेवल के नीचे हवाएं जब चलती हैं तो पानी, समुद्री पानी का तल ऊपर नीचे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? समुद्री धारा करते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब धाराएं आपकी कहाँ से चलती हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के विपरीत दिशा में। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो जो विषुवत-रेखीय धारा बनेगी, कैसे बनेगी? वो पैसिफिक ओशन में पूर्व से चलेगी, अटलांटिक ओशन में भी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेगी। इस तरह से ही पूरी विषुवत रेखा के उत्तर वाले बहाव को हम उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा बोलते हैं और दक्षिणी बहाव को हम दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब है मेन कारण कि अल नीनो जो है ये हमारा बेसिकली इसको चाइल्ड क्राइस्ट बोलते हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में ये ब्राज़ील के तट पर पहली बार देखा गया था। और ये बेसिकली रिवर्स कंडीशंस होती हैं, जैसे लैटिन अमेरिका के अंदर मानचित्र में आप देख रहे हो, स्केच जो मैंने बनाया है, पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा लिखी है, और जलधारा ठंडी होने के बावजूद भी यहाँ पानी गर्म होता है। ठीक है। और गर्म कैसे हो रहा है? क्योंकि लगातार ठंडे पानी की सप्लाई एंटार्क्टिक पोर्शन से आ रही है, एंटार्क्टिक सागर से आ रही है या दक्षिण ध्रुवीय सागर से आ रही है। तो लगातार ये आपकी विषुवत रेखीय जो गर्म जलधारा है उसको ये कमज़ोर करता है। और कमज़ोर करने के बाद क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यानी जो आपका न्यू गिनी आइलैंड है, न्यू गिनी बोर्नियो वाला आइलैंड जो हिस्सा है, वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लो दबाव हो जाता है। मतलब बहुत कम दबाव उत्पन्न होता है 0 से 7-8 डिग्री के आसपास। परंतु इसके विपरीत क्या होता है? दबाव कम है और रेनफॉल फिर भी यहाँ पर होती है। तो ये चीज़ देखने वाली है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी की सप्लाई ऊपरी समुद्र में होने की वजह से वेपरेशन होता है और पानी गर्म मिक्सिंग होता रहता है, इसलिए इसको हम अल नीनो बोलते हैं। जैसे इस बात को आप और अच्छे से समझ सकते हैं, वापस आप पूरब में आप पेरू जलधारा देखो, उसमें एस्ट्रेस बना रखे हैं मैंने धारा के पास में, दिख रहा है सबको? तो ये एस्ट्रेस जो हैं ये शो कर रहे हैं कि ठंडा होने के बावजूद भी यहाँ पानी गर्म मिलता है, और ये पानी गर्म मिक्सिंग होने के कारण ही इसको अल नीनो कहा गया। जबकि क्या हुआ? ब्राज़ील के तट पे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा बहती है और नीचे से ब्राज़ील अर्जेंटीना के नीचे पैटागोनियन प्लेटो से आती है फॉकलैंड से फॉकलैंड करंट, और फॉकलैंड करंट के कारण वाटर जो है ठंडा ऊपर की तरफ लगातार बहाव की कोशिश करता है। इस प्रकार से जो विषुवत रेखीय विपरीत जलधारा है, देखो इतनी मोटी मोटी बना रखी है मैंने डॉट, स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल काउंटर करंट, देखो लिखा है, दिख रहा है, एरो दिख रहा है, एंड मोटा सा एरो बना रखा है मैंने। तो ये विपरीत जलधारा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर से कैलिफोर्निया का कोल्ड करंट, किस में है कैलिफोर्निया? USA के अंदर, वहाँ से कोल्ड करंट आ रही है, और कोल्ड करंट आकर के लगातार विषुवत रेखीय काउंटर करंट को ये सप्लाई कर रही है। और ये गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा पूरा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है, और एक हिस्सा पूरा का पूरा आपके इंडियन ओशन के अंदर एंटर होता है विषुवत रेखीय गर्म जलधारा का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध की जो विषुवत रेखीय जलधारा है और दक्षिणी गोलार्ध की विषुवत रेखीय जलधारा है, इन दोनों के मध्य जो विपरीत प्रवाह है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसको लगातार वार्म वाटर की सप्लाई स्ट्रांगली बनती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट विषुवत रेखीय विपरीत जलधारा बहुत प्रवाह के रूप में बहती है। तो जो वास्तविक तापमान इन तटों पे होना चाहिए, यानी जहाँ ठंडी जलधारा बह रही है वहाँ तापमान क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। और ये ठंडी जलधाराएँ देख लीजिए आप, कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा है वो भी आपकी एरिज़ोना डेजर्ट को डेवलप बनाने में एक रीज़न ये भी है ठंडी जलधाराओं के कारण। और दूसरा है आपका पेरुवियन जलधारा, जिसको पूर्व में हम हम्बोल्ट जलधारा बोलते थे। जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता हैं
हम्बोल्ट सर, उन्होंने ये इसको सबसे पहले खोजा था जब वो एंडीज़ पर्वत के ऊपर पूरा जैव संपदा और खनिज संपदा वहाँ के लोगों के रहन सहन के ऊपर अपने लेख लिख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पानी जो वास्तव में ठंडा होना चाहिए, उन्होंने तो ठंडी हम्बोल्ट जलधारा को इन्वेंट किया। बाद में पीरू देश के नाम पर इसको पेरिवियन कोल्ड करंट या पीरू ठंडी जलधारा बोला गया। पर जो वास्तविक ठंडा होना चाहिए था वो पानी नॉर्मल रेट से आपका 3-4 डिग्री वेरिएशन उसमें आ रहा है, क्योंकि पिछली शताब्दी की तुलना में वैसे भी ये शताब्दी काफ़ी गर्म हो गई है, जिसमें ओवरऑल 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पिछली शताब्दी की तुलना में बढ़ा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी हुआ, परंतु तटों पर ठंडी जलधारा की अपेक्षा गर्म जलधारा बहने को ही हमने अल नीनो इफ़ेक्ट बोला। अब बात आती, ये आपका दिसंबर के महीने में इस तरह का विपरीत दशा का ज्ञान हमें देखने को मिला। मतलब वी कैन सी दिस कंडीशन हैज़ हैपन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, स्पेशली ड्यूरिंग दिसंबर। अब इसका प्रभाव तो ये तो हो गया अल नीनो फॉर्मेशन का। अब इसका प्रभाव पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया का है, न्यू गिनी आइलैंड्स हैं, इंडोनेशियंस हैं, और इन जगहों पर मैक्सिमम जो है आपका ड्राउट कंडीशन, सूखा की कंडीशन यहाँ पर बनती है। और यही कारण देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर भी ठंडी जलधारा बहती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट डेवलप हुआ है। तो जो डेजर्ट गर्म मरुस्थल बनने के 3 मुख्य कारण हैं, उनमें से पहला कारण, मतलब अभी हम क्योंकि ये चीज़ पढ़ रहे हैं अल नीनो इफ़ेक्ट, इसलिए हम इसको एक कारण यहाँ पर मान रहे हैं। इसी प्रकार से बच्चों, जब ये कूल कंडीशंस वेस्टर्न पैसिफिक में होती हैं तो बिल्कुल विपरीत यहाँ पर तापमान की दशाएं देखने को मिलती हैं, अर्थात वही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, उसकी बजाय ये 2-3-4-5 डिग्री, और अब तो काफ़ी चेंजेस, इसको हम एकदम से इस तरह से मैं सब्जेक्टिवली नहीं बोल सकती कि 4-5 डिग्री बढ़ रहा है, पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये चीज़ हमें यहाँ पर नोट करने लायक है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि पानी का जो सर्कुलेशन है नीचे समुद्र तल से ऊपर की तरफ निरंतर बहाव होने लगता है। तो समुद्री धाराओं के मध्य मैंने क्या कहा, हवाएं बह रही हैं। अब जितना तल, यानी आपका कुछ फ्यू मीटर्स तल पानी नीचे बह रहा है, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, तो उसके साथ समुद्री जीव जैसे प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जो कि एक तरह से स्मॉल फिशेस के लिए एक फूड का काम करते हैं, प्लैंक्टन्स। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं, जो कि एक छोटी सी स्मॉल फिश है जिसका नाम है एनकोविटा, जो कि कमर्शियली यूज़ होती है, और छोटी फ़िशों को उससे छोटी फ़िशों से फूड का प्रोवाइड करना इसीलिए संभव हो पाया है कि जिससे ये आपकी अल नीनो इफ़ेक्ट उत्पन्न हुआ है। मतलब अल नीनो इफ़ेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द production of larger number of small fishes because that brings more amount of planktons। अब इसी तरह से अल नीनो का जो दूसरा फॉर्म हमारे सामने आया पैसिफिक ओशन में, हमने इसको ला नीना बोला, LANINA, ला नीना, दैट मीन्स द गर्ल चाइल्ड, यानी छोटा। तो अल नीनो क्या हुआ, दैट इज़ काइंड ऑफ फीमेल, क्योंकि क्राइस्ट चाइल्ड बोला, वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और ला नीना जो है उसका प्रभाव प्रशांत महासागर में बहुत छोटे रूप में है। इस प्रकार से पैसिफिक ओशन ला नीना जो कंडीशंस हैं वो 1988 में सबसे पहले एक्सपीरियंस की गई थी, और जो कि एक बहुत बड़ा ड्राउट का कारण बना था पेरू के अंदर। अब ये ला नीना का इफ़ेक्ट जो है इंडियन ओशन में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली सेंचुरी से 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रिकॉर्डेड है, इट हैज़ बीन पब्लिश्ड, सो मैं इसको कन्फर्मली बोल रही हूँ कि 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पिछली शताब्दी से बढ़ गया है। अतः ग्लोबल जो वार्मिंग है ओशंस की, जो ग्लोबल ओशन वार्मिंग ट्रेंड्स हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी समुद्र के अंदर पानी का पूरे विश्व के रूप में
पूरे वैश्विक समुद्री तापमान का बढ़ना, ये अल नीनो इफ़ेक्ट का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से हम अल नीनो जो है एक तरह से मेन वर्तमान संदर्भ में मॉनसून की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कल आपकी थियरी ऑफ ऑसिलेशन